व्हाट आर मिथ्स, क्या अफवाहें हैं एनएबीएच के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि व्हाई शुड माय हॉस्पिटल गेट एन एनएबीएच। हमारे अस्पताल को एनएबीएच क्यों कराना चाहिए। सब बहुत कॉमन लोग, कई बार मैं भी जब मार्केट में लोगों से मिलता हूँ, नए नए अस्पतालों के मालिकों से मिलता हूँ, तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं मुझसे कि यार मेरे को अस्पताल एनएबीएच कराना ही क्यों है, क्या जरूरत है इसे कराने, क्या फायदा होगा मेरा। तो सबसे पहला कंफ्यूजन जो है वो ये है। तो उसका जवाब है कि अगर हाँ आपको कराना चाहिए, क्यों। सबसे पहला कि बेटर पेशेंट केयर के लिए, मरीज की अच्छी देखभाल होगी अगर आपका स्टाफ ट्रेंड होगा, एनएबीएच पैरामीटर पे होगा, आपका एम्प्लॉय ट्रेंड होगा, ठीक है, आपके यहाँ सारे स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे होंगे, तो बेटर पेशेंट केयर हो रही होगी, फोकस्ड होगी। ठीक है, आज की डेट में जो भी पेशेंट केयर हो रही है, हो तो आज भी रही है, लेकिन वो फोकस्ड नहीं है। ना तो उसे कोई चेक करने वाला है, ना तो उसे कोई देखने वाला है। आप देख रहे हो तो वो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। मैं नहीं मानता प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। देन टू सेट अ बेंचमार्क अगेन द बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आप एक बेंचमार्क सेट एनएबीएच कराते हो, तो आप बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट में एक बेंचमार्क सेट करते हो। आप अपनी चीजों को इवेल्युएट करते हो और अपने आप को इवेल्युएट करते हो कि आज मैं इस हद तक चीजों को ले आया हूं, इतना इंप्रूवमेंट आ गया है। तो मुझे नहीं लगता औरों के लिए, एटलीस्ट आपको खुद के लिए भी अपने एनएबीएच पे फोकस करना चाहिए। देन रिकॉग्निशन एट नेशनल लेवल, हायर नेम एंड फेम। जैसे ही आप अस्पताल एनएबीएच हो जाता है आपका, तो आप नेशनल लेवल पे आपकी नाम उस लिस्ट में एड ऑन हो जाता है और आप कहीं ना कहीं एक नेम ऑफ फेम के साथ में आप प्राउडली किसी को भी बताते हैं हाँ मेरा अस्पताल एनएबीएच है। सो इट मीन्स कि अंडरस्टूड कि आपका अस्पताल में क्वालिटी और स्टैंडर्ड फॉलो होता है। देन हायर फुटफॉल, ज्यादा से ज्यादा मरीज आएंगे क्योंकि ढेर सारी इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज और अदर एजेंसीज आपके अस्पताल को रिकॉग्नाइज करेंगी और ये मानेंगे कि आपका अस्पताल एनएबीएच स्टैंडर्ड फॉलो करता होगा, तो इसलिए आपका फुटफॉल भी बढ़ेगा। देन हेल्प इन प्रोपेगेटिंग मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म को लेके आपको फोकस्ड होगा और आप लोग इंटरनेशनल पेशेंट को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। हायर सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो रूल्स एंड रेगुलेशन एनएबीएच ने एम्प्लॉयज के लिए बनाए हैं वो भी फॉलो होंगे। तो हो सकता है शायद आज ना फॉलो हो रहे हो। सेंस ऑफ प्राइड फॉर द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए एक प्राइड वाला मूवमेंट होता है जो कि आप बोल सकते हो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो आप बताते हो कि सर मैं एनएबीएच अस्पताल से आया हूं और मेरे अस्पताल में एनएबीएच के सारे स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज टू एक्सपेंसिव। बहुत अरे ये तो बहुत खर्चे की बात है, तो बहुत खर्चे वाली बात है, अरे यार मैं नहीं कराना चाहता, ये तो बहुत ही ज्यादा खर्चा हो जाएगा। मैं उनके लिए एक जवाब देना चाहता हूं और मैं आप सबको इसलिए ये सब पढ़ा रहा हूं कि एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, एज अ क्वालिटी रिप्रेजेंटेटिव, आप सबको इन सवालों का जवाब पता होना चाहिए। देन द फर्स्ट आंसर इज, फर्स्ट इंप्रेशन मे बी द सेम बट एनालिसिस प्रूव द अदरवाइज। आज के डेट में आपको लगता है कि ये कॉस्टली है, लेकिन जब एक बार एनएबीएच स्टैंडर्ड को आप इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपको समझ में आता है कि आपके अस्पताल में क्या कमियां थी और क्या सुधार हो गए हैं। देन बेनिफिट आउट परफॉर्म द एक्सपेंस। जब बेनिफिट दिखाई देते हैं तो आपको एक्सपेंसेस कई बार वो इग्नोर होते दिखाई देते हैं कि अरे नहीं मेरी क्वालिटी सुधर गई है, थोड़ा बहुत अगर पैसे खर्च हो रहा है तो कोई बात नहीं। देन क्विकर टर्न अराउंड टाइम फॉर पेशेंट लीडिंग टू हायर रिटर्न। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट जब इस तरीके की एक फीलिंग लेके जाता है कि आपका टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है, पेशेंट के वेटिंग टाइम का, डिस्चार्ज का, सैंपलिंग का, तो उन्हें लगता है कि नहीं यार वो अस्पताल अच्छा है, जल्दी जाता हूं, जल्दी काम हो जाता है और फटाफट सब कुछ हो जाता है, तो मुझे वहीं जाना चाहिए। तो रिटर्न्स ज्यादा आने लगते हैं, ज्यादा चीजें होती है, क्योंकि आप इसलिए मजबूरी में करते हो क्योंकि एनएबीएच उस चीज पर फोकस करता है कि आप अपना टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कीजिए और हर बार एनालाइज करिए। देन रिड्यूस इन्फेक्शन एंड री एडमिशन लीडिंग टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ पेशेंट केयर। कहीं ना कहीं अगर हमारे अस्पताल में इन्फेक्शन फ्री एनवायरमेंट रहेगा तो और ज्यादा से ज्यादा री एडमिशन नहीं हो रहे होंगे। री एडमिशन इस वजह से कि उस मरीज को जो समस्या थी वो समस्या भी खत्म नहीं हुई है, वो वापस उसी मरीज जो डिस्चार्ज होकर चला गया तो वापस उसी कमी के साथ में वापस आ गया है, ये किसी और प्रॉब्लम के साथ में आ गया जो कि उसकी वजह से हो गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका इन्फेक्शन रेट डाउन होता है अगर आप एनएबीएच स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो और आपका री एडमिशन के नंबर कम होते हैं और इसके साथ साथ पेशेंट की कॉस्ट भी कम होती है। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज फॉर अस टू अचीव। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है ये और हमें नहीं लगता कि हम एनएबीएच करा पाएंगे।
तो मेरा उन सब के लिए जवाब है नो, आप गलत सोच रहे हैं। आपको बस पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है और थोड़ा सा चीजों को खुद से सीखने की जरूरत है। ज्यादा देन दूसरों पर डिपेंड होना, इट्स बेटर कि खुद से फोकस करना। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला पॉइंट है, इट इज मोर ऑफ एन एटीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम। आपको ऐसा खुद से लगता है, ये एटीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ना कि ये एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम हो सकती है, ना कि सबकी पूरी पब्लिक की ये प्रॉब्लम। देन इंडिया, वी एज अ रूल डू नॉट लाइक चेंज। हम कई बार ऐसा क्या होता है कि हम बहुत लोग ऐसा फील करते हैं कि जो हमने सोच लिया है वही सही है और कुछ सही नहीं है। सो डोंट मेक आवर ओन रूल, सो बी फोकस्ड एंड इस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि लोगों के साथ साथ आप किस तरीके की चीजों पे फोकस कर रहे हैं। मुझे देन लैक ऑफ एप्रिसिएशन, नॉलेज अबाउट एक्रेडिटेशन। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि एनएबीएच के क्या फायदे हैं और किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ना तो वो उसको बारे में सीखना चाहते हैं, ना तो वो समझना चाहते हैं, और सीधे सीधे ये बोल देते हैं नहीं नहीं, तो हमारे बस का ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपनी एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। देन इफ नॉन प्रोफेशनल एंटिटीज कैन एस्पायर फॉर द एक्रेडिटेशन, व्हाट स्टॉप द मोस्ट प्रोफेशनल एंड स्किल डिपेंडेंट इंडस्ट्री टू अचीव द सेम। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कई बार, मतलब मैं कहना नहीं चाहिए बट मुझे कहना पड़ेगा कि कई बार लोग अपनी क्वालिफिकेशन, कई बार ऐसे लोग मुझे टकराते हैं जो कि नॉन क्वालिफाइड हैं या स्किल्ड नहीं है, और उनके मुंह से फिर ऐसी बातें निकलती हैं कि नहीं यार हमें तो ये बेकार की चीज लगती है, हमें तो समझ ही नहीं आता है होना क्या है। तो मुझे लगता है कि रादर देन इस चीज में कमी निकालने की, मुझे लगता है उन्हें एटलीस्ट एक बार उस चीज के बारे में समझने की कोशिश करनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वुड नीड मैसिव मॉडिफिकेशन टू एक्सटेंड बिल्डिंग्स। इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हॉस्पिटल ओनर्स का इस चीज पे बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि क्या हमें अपने अस्पताल की बिल्डिंग में चेंजेस करने होंगे, क्या क्या बदलाव करने होंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम कर पाएंगे। तो मेरा जवाब है कि ना, आपको इस चीज को लेके बहुत सारी चीजों पे समझना होगा कि जो एनएबीएच कहीं पे भी स्पेसिफिकली बिल्डिंग को लेके कोई स्टैंडर्ड नहीं बोलता है। एनएबीएच रिकमेंडेशन देता है गाइडलाइंस की। एनएबीएच कहता है कि सो एंड सो गाइडलाइन को फॉलो करिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को, लाइक बिल्डिंग की जो गाइडलाइंस है जिसको नेशनल बिल्डिंग कोड कहते हैं, एनबीसी गाइडलाइन को फोकस करने को कहते हैं। वो आपको कहते हैं कि फायर की जो गाइडलाइन है उनको फोकस करने को कहते हैं। तो वो एनएबीएच ने नहीं बनाई है, गवर्नमेंट एजेंसीज ने बनाई है। सो डोंट बी कंफ्यूज। एनएबीएच कभी नहीं कहता कि आपकी बिल्डिंग में ये होना चाहिए, आपकी बिल्डिंग में ऐसा होना चाहिए, आपका ऐसा होना चाहिए, आपकी रैंप ऐसी होनी चाहिए। एनएबीएच नहीं कहता, वो एनबीसी कहती है, नेशनल बिल्डिंग कोड कहता है इस बारे में। सो not universally true, it depends some from case to case, definitely. NABH standard do not stipulate any building related standard, especially glass facade, stonework, architectural, ramp, lift, ownership of the department. Instance of is upon issues related to patient care and safety good for all concerned. NABH हमेशा इन बातों पर ज्यादा फोकस करता है कि पेशेंट की सेफ्टी कैसे होगी, पेशेंट केयर कैसे बेटर होगा, इन चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। देन अगेन मैं बात करना चाहूंगा कि मॉडिफिकेशन बिल्डिंग में कंटिन्यूशन की, कि इश्यूज इंस्टेड अपॉन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग सिस्टमेटिक प्रोसेस। एनएबीएच ज्यादा फोकस करता है कि आपका जो वर्किंग प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। डिजास्टर, फायर और प्रोटेक्शन के केस में आपकी क्या फैसिलिटीज हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, सिक्योरिटीज के क्या फैसिलिटीज हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल पे आप कितना फोकस करते हो, वेस्ट मैनेजमेंट पे आप कितना फोकस करते हो, इफेक्टिव रिकॉर्ड मैनेजमेंट, पेशेंट एंड पर्सनल पे कितना फोकस है। अब यहाँ पे मैं बात करके समझाना चाहूंगा। यहाँ पे इफेक्टिव रिकॉर्ड मैनेजमेंट में पेशेंट एंड पर्सनल की बात हो रही है। पेशेंट मींस आपके पेशेंट के रिकॉर्ड जो कि पेशेंट फाइल से संबंधित हो सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, और पर्सनल की बात है यहाँ पे एम्प्लॉइज की जो फाइल्स होती हैं उनके बारे में बात हो रही है। देन स्टैंडर्ड स्ट्रेस अपॉन रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम, प्रोसेस एंड आउटकम विच इज टू बी बिल्ट इनटू द सिस्टम। अब यहाँ पे ज्यादा फोकस है कि आप अपने हर एक प्रोसेस और सिस्टम को डिफाइन करिए और उनके आउटकम पे फोकस रखिए। हर महीने के महीने उसे मीटिंग के थ्रू, ऑडिट के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू और सर्वे के थ्रू उन्हें एनालाइज करते रहिए और उनका डेटा कलेक्ट करते रहिए और उनको एनालाइज करिए। एनएबीएच इस पे ज्यादा फोकस करता है रादर देन बिल्डिंग के ऊपर। देन एनएबीएच इम्प्लीमेंटेशन इज अ वेरी कॉस्टली प्रोजेक्ट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं
कि मुझे नहीं लगता कि जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हमें साथ साथ इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए कि हमें किस तरीके से हमें अपनी कॉस्ट कम करनी है। उसमें एग्जांपल के तौर पे हम अगर अपने फुटफॉल को बढ़ाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ खर्चे भी करने होते हैं। हम अपनी एजेंसी हायर रेट्स फ्रॉम एजेंसी एम्पेनल्ड एजेंसीज, हमें कई बार कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जो कि NABH करने के बाद आपके रेट्स बढ़ा देती हैं, 10% 15% आपके रेट्स बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट आप वहां से भी मैनेज कर सकते हैं। जब हम NABH पे फोकस करते हैं तो ट्रीटमेंट की कॉस्ट हमारी कई हद तक कम हो जाती है, इन्फेक्शन रेट्स हमारे कम हो जाते हैं, हम पे लीगल केसेस नहीं होते जो कि एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के लिए। देन बेटर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लीडिंग टू लोअर एम्प्लॉय टर्नओवर एंड हाई प्रोडक्टिविटी। जब हमारे पास एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा, ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा तो हमारा टर्नओवर भी बेटर होगा और हमारी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम NABH के तहत एम्प्लॉयज को फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग दे रहे होंगे, उन्हें एजुकेट कर रहे होंगे, उन्हें स्किल्ड बना रहे होंगे। तो बहुत सारे अस्पताल क्या करते हैं कि बस कुछ दिन ही ट्रेनिंग करते हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को मिलके अपने जहां पे भी आप काम करते हो वहां पे रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस को कंडक्ट करना चाहिए। स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को फॉलो करना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे अस्पतालों में देखा है कि लोग स्टार रेटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं कि हम मंथ ऑफ द स्टार चूज करेंगे कि हम कौन सा एम्प्लॉय सबसे अच्छा था। अब उसके पैरामीटर बना लेते हैं कि बेस्ट एम्प्लॉय का पैरामीटर क्या होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। उसमें एग्जांपल के तौर पर सकता है उसकी अटेंडेंस 100% होनी चाहिए, उसकी छुट्टी जितनी उसे अलाउड है सिर्फ उतनी ही लेनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल जो 6 महीने में एक बार हो रही है वो हमेशा बेटर रहती है। बहुत सारे उसके फीडबैक, उसका जो इमीडिएट सीनियर है उसका फीडबैक कैसा है। बहुत तरीके से हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं और अवॉर्ड कर सकते हैं। देन इट इज रियली फ्रूटफुल और इम्पोर्टेंट फॉर हॉस्पिटल। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या ये वाकई में बहुत फ्रूटफुल होगा हमारे लिए, क्योंकि ये बड़े शहरों के लिए तो ठीक है बट हमारे लिए तो मुझे नहीं लगता ठीक है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको ऐसा सोचना चाहिए। आपको इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए कि आज की डेट में टायर 2 सिटीज में भी बहुत ज्यादा लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं रादर देन कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज को लेके और टायर 1 सिटीज। अभी टायर 1 और टायर 2 सिटीज का कंसेप्ट बहुत बड़ा है जो कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस चीज पे भी बहुत ज्यादा फोकस है। इसमें एक एग्जांपल है कि हर शहर में बहुत सारे लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपना ट्रीटमेंट कराना होता है कैशलेस फैसिलिटी के लिए। वो अपना पैसा नहीं पे करना चाहते क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई है, उनकी इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हें फैसिलिटी दी हुई है। तो वो लोग ऐसे अस्पतालों का चयन करते हैं जो कि ऑलरेडी NABH हो या जो कि ऑलरेडी एम्पेनल्ड हो। तो मुझे लगता है कि बहुत फ्रूटफुल हो सकता है उन अस्पतालों के लिए जो अपने रेवेन्यू का एक पार्ट इस चीज के लिए छोड़ देते हैं कि नहीं मैं टाइप आइप नहीं करूंगा, मुझे तो सिर्फ कैश पेमेंट पेशेंट चाहिए, मुझे और बातों से कोई मतलब नहीं है। कौन बिल लेने जाएगा, कौन डिस्काउंट की बात करेगा। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि आपको अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर देखें तो उनका रेवेन्यू का 70% पार्ट, मैक्स, मेदांता, फोर्टिस या कोई भी बड़ा अस्पताल आप उठा लीजिए, जो उनका रेवेन्यू का 70% पार्ट है वो एम्पेनलमेंट से ही आता है। 30% ही सिर्फ कैश पेशेंट होते हैं। तो जब वो इतने बड़े सेटअप्स वो अपने एम्पेनलमेंट से चला रहे हैं तो आप भी सोचिए कितना रेवेन्यू आता होगा जो कि आप भी कैटर कर सकते हैं। देन इट इज रियली फ्रूटफुल। अगेन big Indian business like houses like Reliance, Godrej, Tatas are setting up their large benches in smaller towns. अब आप देखो कि वो दिन चले गए जब वो बड़े बड़े शहरों में अपने अस्पताल और अपनी इंडस्ट्रीज और अपनी चीजें लेके आते थे। आज ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो छोटे छोटे शहरों में भी अपने अपने सेटअप लेके आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बड़े शहरों के मुकाबले अब छोटे शहरों में इस तरीके से बिजनेस को एस्टेब्लिश करना ज्यादा आसान होगा और रेवेन्यू कमाना ज्यादा आसान होगा। सो अगेन मैं यहाँ पे एक पॉइंट पर फोकस करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं इन्वॉल्व टू मच ऑफ पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन इन NABH। तो इस चीज का मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। दोज नॉट यूज टू प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग आर लाइकली टू कंप्लेन फॉर श्योर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग ना होने की वजह से, प्रॉपर रिकॉर्ड ना होने की वजह से, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से वो हमेशा कंप्लेन करते हैं और बहुत सारी चीजों की कमियों को हमेशा सामना करते हैं, जिसके अगर हम पेपर वर्क प्रॉपर करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करेंगे तो हम उन सब कमियों से बच पाएंगे। ऑल प्रोफेशनल एंड इनएनिमेट एंटरप्राइजेज आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन सर्टेन बेसिक स्टैंडर्ड फॉर रिकॉर्ड। मिनिमम स्टैंडर्ड अगर हम फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो हमें फॉलो करने ही होंगे। अ सेक्टर लाइक हेल्थ केयर डिलीवरी नीड इट ऑल द मोर स्पेशली इन टूडेज सिनेरियो।
मुझे लगता है कि अगर आप NABH ना भी कराएं ना तो भी बहुत सारी लीगल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, लीगल ऑब्लिगेशंस की बात करें, जिनकी वजह से हमें बहुत सारा कागजी कार्रवाई करना ही होगा, चाहते हो ना चाहते हुए। तो रादर देन हम उस चीज पर फोकस करें, मुझे लगता है NABH की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए और आपको NABH के बारे में समझना चाहिए। अगर आप NABH कर लेते हो तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं हर एक तरीके से। सो टुडेज पेशेंट इज वेल इन्फॉर्म्ड, प्रॉपर एंड मुझे लगता है कि पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूँ तो आज की डेट में जितना आप सोचते हो उतना पेशेंट कहीं ज्यादा स्मार्ट है। आज की डेट में वो सब अच्छे से समझते हैं कि NABH का क्या मतलब है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो करना ही चाहिए। तो कई बार अस्पतालों में ऐसा होता है कि NABH का सर्टिफिकेट तो लगा है लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट ने भी कंप्लेंट की है NABH को। मेरे पास कई अस्पतालों का ऐसा डेटा है जिन अस्पतालों की कंप्लेंट हुई और बाद में उनका सडन इंस्पेक्शन किया गया जिसमें यह पाया गया कि वो प्रॉपर पेपर वर्क नहीं कर रहे थे। तो मैं आप सबको ये चीज सिखाना चाहूंगा कि जब कभी आप NABH को फॉलो करते हैं तो हमेशा के लिए फॉलो करें रादर देन एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए। मुझे लगता है थोड़ा सा एक पॉइंट पे मैं यहाँ फोकस करना चाहूंगा कि हमारे कई बार हमें ये चैलेंज आता है कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो एग्री नहीं करते NABH इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। अ माइंड सेट ऑफ मेडिकल फैटर्निटी, व्हाट इज बीइंग डन इज ओके। मुझे लगता है कि हमें उनके साथ में इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, उन्हें एक बार कम्युनिकेट करना चाहिए कि सर कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, सही है, आप चाहें तो उसको चेक कर लीजिए और जैसा आप कहेंगे वैसे उसके हिसाब से उस चीज को भरेंगे रादर देन फेक भरने के। तो मुझे लगता है उन्हें एक बार कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है, उन्हें सही बात बताने की जरूरत है, वो आपके फेवर में आ जाएंगे। व्हाट इज रॉन्ग विद व्हाट वी डू, व्हाई शुड आई डू व्हाट यू से, ऐसे कई बार आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उसका जवाब के लिए तैयार रहना है। अब ये सब क्यों करना है? फॉर अ बेटर लाइफ कंफर्टेबल लेवल हैव टू बी चेंज। हमें जब भी कभी हम कोई नया बदलाव लेके आते हैं तो हमें हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है, चाहे वो घर में कोई बदलाव हो, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई बदलाव हो। जब भी कोई बदलाव आएगा तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। तो अगेन जब हम NABH की बात करते हैं तो जब हम कभी किसी को बोलते हैं कि सर ये कागज भर दीजिए तो अगेन ये समझना होता है कि उनको लगता है कि यार ये काम मेरा थोड़ी है, तो फिर नए नए एक्सक्यूजेज देना शुरू करते हैं। फिर कहते हैं ये काम तो RMO का है, ये तो काम इसका। तो ये आपको देखना होगा कि आपको उन्हें कैसे फैसिलिटेट करना है। एज ए NABH कोऑर्डिनेटर, एज ए क्वालिटी मैनेजर आपको ये जरूर देखना होता है। कई बार आपको इस तरीके की सिचुएशन को मैनेज करना होता है कि वो चीजें हमें एज अ फैसिलिटेट करना होता है, एज अ RMOs के हेल्प से या अदर स्टाफ की हेल्प से, और फिर हमें डॉक्टर्स को मोटिवेट करके रखना होता है। देन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रेस अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्रेडिटेशन। हमेशा हॉस्पिटल के ओनर को जरूर एक मैसेज एड्रेस करना चाहिए अपने सारे कंसल्टेंट्स को कि ये NABH हमें कराना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। अगर वो इस चीज का मैसेज देते हैं तो 100% वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बट कई बार क्या होता है कि अगर मैनेजमेंट इस तरीके का मैसेज नहीं देता है और डायरेक्टली NABH कोऑर्डिनेटर जाके किसी कंसल्टेंट से कहता है कि सर पेशेंट की फाइल में ये इनकम्प्लीट है, तो 100% वहां पे कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से डायरेक्टली NABH कोऑर्डिनेटर को काफी कुछ सुनना पड़ जाता है। देन लीड बाय पर्सनल एग्जांपल। हमेशा कई बार दूसरे डॉक्टर्स का एग्जांपल दे के हमें एक स्टेप आगे आना चाहिए। मूविंग द फर्स्ट स्टोन इज द मोस्ट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि हमेशा जब हम पहला पड़ाव रखते हैं किसी भी नए काम को लेके तो हमेशा हमें कुछ दिक्कतें और डिफिकल्टीज आती हैं। देन ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड।